हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि माइनिंग का आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था MPPSC माइनिंग इंस्पेक्टर का, हमने जियोलॉजी वाला देख लिया था, माइनिंग वाला आप देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैम इतने दिन बाद आप लेके आ रही हैं माइनिंग का क्वेश्चन पेपर, पहले क्यों नहीं लेके आई। तो मैं बता दूं कि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे। ठीक है, उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और उसी में मैं पूरी बिज़ी थी, इसलिए मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि हम इसका माइनिंग का आपका पेपर को सॉल्व कर दें। ठीक है, देखो किसी भी चीज़ में टाइम लगता है ना, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे। मेन रीज़न यही है कि आपका इस पर मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो चलो फिर ठीक है, वैसे भी मैं बोल रही थी कि क्या नाम कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे डाउट है और मतलब ऐसा है कि ऑब्जेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो मैं बताऊँगी इस वीडियो के दौरान कि किस क्वेश्चंस में लग रहा है कि ऑब्जेक्शन है और इसमें किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा कट ऑफ का भी बात कर लेंगे कि बहुत सारे 30 मार्क खान हैं जो अभी। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और इससे आपको दूसरे एग्जाम्स में भी बेनिफिट मिलेगा अगर पेपर को आप सॉल्व करते हो, देखते हो, गो थ्रू करते हो तो। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है माइनिंग का। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन आपके पेपर ए के थे, यानी कि जो MP का GK GS सेक्शन है वो वाला, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी 50 क्वेश्चन उसको करूँगी, फिर यहाँ पे 100 क्वेश्चन करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो चलो फिर डायरेक्ट मैं माइनिंग का स्टार्ट कर रही हूँ, उसका दूसरे वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 51 है और ये जो सेक्शन है ये D सेक्शन है। एक बार मैं बता, सेट जो है ये D है। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ, सेट D सेट है ये। चलो 51 देखो, चैनल सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज, चैनल सैम्पलिंग को हम और क्या बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है। चलो इसको देख लेते हैं फटाफट। इसका ऑप्शन दिया था ग्रुप सैम्पलिंग, बल्क सैम्पलिंग, चिप सैम्पलिंग या फिर ग्रैप सैम्पलिंग। ठीक है, तो चैनल सैम्पलिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप सैम्पलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, चैनल सैम्पलिंग को। तो ये क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जिसको माइनिंग में यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली किस लिए यूज़ करते हैं, सैम्पल्स को कलेक्ट करने के लिए जो है हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। मतलब कहाँ से हम सैम्पल कलेक्ट करेंगे, मिनरल डिपॉजिट से, मिनरल डिपॉजिट्स। ओके, तो ग्रूव सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी रॉक सरफेस है, ठीक है, पत्थर है, बड़ा सरफेस है, तो उस पर जो हम कटिंग करते हैं, एक ग्रूव या ट्रेंच बनाते हैं और फिर वहाँ से जो हम मिनरल डिपॉजिट जो है उसका सैम्पल जब हम कलेक्ट करते हैं, इस टाइप के एक माइनिंग मेथड को हम बोलते हैं ग्रुप सैम्पलिंग या फिर चैनल सैम्पलिंग। तो वही आपसे यहाँ पे चैनल सैम्पलिंग को पूछ रहा है कि और किस नाम से जानते हैं, तो ग्रुप सैम्पलिंग जानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 52 है आपका, द ग्रेड विच इज ऑब्टेन बाय वर्किंग आउट द अरिथमेटिक मीन गिविंग वेटेज टू द क्वांटिटीज अवेलेबल इन ईच ग्रेड टेकिंग आइदर द स्टोपिंग विद और द ऐसे विद इज नोन एज। तो यहाँ पे एक जो ग्रेड है, यहाँ पे इस ग्रेड का मैंने आपको शायद नोट्स प्रोवाइड किया था, तो उसमें जितने तरह के ग्रेड थे वो मैंने आपको बताया था क्या होता है, कट ऑफ ग्रेड, ब्रेक इवन ग्रेड, एक्यूरेट ग्रेड, एवरेज ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया आपसे पहले ही, यहाँ से आप अंदाजा भी लगा सकते थे कि द ग्रेड विच इज ऑब्टेन बाई वर्किंग आउट द अरिथमेटिक मीन बोल रहे हैं, गिविंग वेटेज टू द क्वान्टिटीज अवेलेबल इन ईच ग्रेड टेकिंग आइदर द स्टोपिंग विद और द ऐसे विद इज नोन एज, तो उसको हम एवरेज ग्रेड बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज 53, द अपरेंट डिप इज अ डिप ऑब्जर्व इन एनी डायरेक्शन एंड इट ऑलवेज। तो यहाँ पे अपरेंट डिप का बोल रहा है आपको, यहाँ पे अपरेंट डिप और ट्रू डिप के बारे में क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखो जियोलॉजी का क्वेश्चन आपके माइनिंग वाले सेक्शन में काफ़ी इजी क्वेश्चंस था और जो मैंने आपको बताया था वही सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। आप मानो या ना मानो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं भैया क्वेश्चंस तो वही आ गए हैं। तो मैं आपको हमेशा से बोल रही थी कि भाई क्वेश्चंस जो हैं वो लिमिटेड क्वेश्चंस हैं और यहाँ से इस पोर्शन से क्वेश्चंस तो आना लाजमी है। मैं कई बार बताई, क्लास में भी बताई थी आपको, और जब भी मैंने यूट्यूब पे भी पब्लिक वीडियोज़ जब हैं उसमें भी बताया है मैंने कि भाई इस पोर्शन से क्वेश्चंस तो आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ध्यान से सुना होगा और याद करिए कि जब लास्ट में जब मैंने आपको ऑल द बेस्ट बोलने के लिए वीडियो बनाया था कि लास्ट मोमेंट पे क्या करना है, उसमें भी मैंने आपको बोला था कि ये टॉपिक देख लीजिएगा। राइट, मैंने आपको बोला था ग्राहम रेशियो देख लीजिए, ग्राहम रेशियो से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। मैंने आपसे बोला कोआर्स डायग्राम देख लीजिएगा, आया क्वेश्चन वहाँ से। उसके बाद फिर मैंने आपको बोला कि आपको बोला था कि एक्सप्लोसिव से देख लीजिए, क्वेश्चन आएगा, तो आया। तो उस तरीके से मैंने जो लास्ट मोमेंट में बताया था, अगर आप वो भी देख लेते तो भी काम बन जाता। अब यहाँ पे देखो जियोलॉजी से क्वेश्चन है, द अपरेंट डिप इज अ डिप ऑब्जर्व इन एनी डायरेक्शन एंड इट इज ऑलवेज मोर देन ट्रू डिप, लेस देन ट्रू डिप, इक्वल टू ट्रू डिप या फिर इक्वल टू स्ट्राइक। तो बेसिकली होता क्या है अपरेंट डिप, पहले हम ये जान लेते हैं। तो अपरेंट डिप जो है एक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है
किसी भी लाइन का, लाइन ऑन ए प्लेन दैट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक। ठीक है हाँ जी। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि ट्रू एपरेंट डिप और ट्रू डिप क्या होता है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है ना। तो जैसे कि मैं एक डायग्राम बना दूँ आपको, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ पानी लेते हो, ये चट्टान है, पत्थर है, और यहाँ पे आप पानी इसको गिराते हो। ठीक है, इस डायरेक्शन, पानी जब गिरता है तो इस डायरेक्शन में गिरता है, तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या हो गया आपका, ये डिप हो गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिप। ऑलराइट, ये डिप हो गया। अच्छा, ये जो लाइन है हमने यहाँ पे जो खींचा, इसको बोलते हैं स्ट्राइक। ठीक है, ये स्ट्राइक लाइन हो गया। चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ब्लैक कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, राइट। ओके, तो ये जो लाइन है ये स्ट्राइक हो गया, ये आपका जो है डिप लाइन हो गया। ठीक है, तो ये जो है स्ट्राइक लाइन पे डिप लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रू डिप। लेकिन यही लाइन जब अदर डायरेक्शन में जाने लगे, ना कि वो परपेंडिकुलर हो स्ट्राइक पे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एपरेंट डिप। क्या बोलते हैं, एपरेंट डिप। और ये बनाता, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप। ठीक है, डीप एंगल जिसको बोलते हैं, ट्रू डिप। ये जो आपका एंगल ऑफ डिप होता है इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो ट्रू डिप का मतलब समझ में आ गया कि व्हेन अ डिप इज मेजर्ड इन डायरेक्शन दैट इज राइट एंगल टू द स्ट्राइक ऑफ द परपेंडिकुलर बेड। और एपरेंट डिप का मतलब ये होता है व्हेन द डिप मेजर्ड इन एनी अदर डायरेक्शन विच इज नॉट ए राइट एंगल टू इट्स स्ट्राइक डायरेक्शन। ठीक है, तो ये होता है, तो ये जानना ज़रूरी था हमारे लिए। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एपरेंट डिप है, इज अ डिप ऑब्जर्व इन एनी डायरेक्शन एंड इज ऑलवेज लेसर देन ट्रू डिप। क्या वो हमेशा एपरेंट डिप जो होता है, क्या वो ट्रू डिप से कम होता है? बिल्कुल कम होता है। हमें पता होना चाहिए कि लेस देन ट्रू डिप हमेशा कम होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एपरेंट डिप होता है वो हमेशा छोटा होता है ट्रू डिप से। ठीक है, लेस देन ट्रू डिप। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन अ वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री अबाउट द ट्रूनियन एक्सिस इज नोन एज। तो ये जो है आपका क्वेश्चन जो है ये सर्वेइंग का क्वेश्चन है। सर्वेइंग का क्वेश्चन है, इसको हम ट्रांजिटिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, टेलीस्कोप को हम ऐसा टर्न करते हैं वर्टिकल प्लेन पे 180 डिग्री पे। एक एक्सिस होता है ट्रूनियन एक्सिस, जिसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज पैरेलैक्स कैन बी एग्जामिन बाई फोकसिंग द। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पैरेलैक्स है उसको हम एग्जामिन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पैरेलैक्स जो है कैन बी एलिमिनेटेड बाय फोकसिंग द। तो ये जो है ये भी सर्वेइंग का क्वेश्चन है। तो पैरेलैक्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं फोकस करके आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव टैंजेंट स्क्रू आई पीस पे या फिर नन ऑफ द एबव। कुछ लोग यहाँ पे आई पीस पे भी लगाए होंगे। राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो पैरेलैक्स है ना उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। पैरेलैक्स जो एक प्रॉब्लम है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, एक त्रुटि है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या फोकस करके, आई पीस को और ऑब्जेक्टिव को फोकस करके सर्वेइंग में, जब हम सर्वेइंग टेलीस्कोप या फिर थियोडोलाइट्स में। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं फोकस करके आई पीस को और ऑब्जेक्टिव को। बढ़िया है ये। ठीक है, तो पैरेलैक्स क्या है, पैरेलैक्स एक तरीके का डिफरेंस है जो एपरेंट पोजीशन में आ जाता है ऑब्जेक्ट के। जब हम देखते हैं दो डिफरेंट लाइन ऑफ साइट को, उस समय वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, पैरेलैक्स जिसका नाम है। ठीक है, तो एक्यूरेट साइटिंग जो है वो इम्पॉसिबल है। मतलब एलिमिनेटिंग, मतलब पैरेलैक्स को जब हम एलिमिनेट नहीं करेंगे तो हम एक एक्यूरेट साइटिंग देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। और उसके बाद हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में 56 पे। स्टोन डस्ट यूज्ड फॉर डस्टिंग इन माइंस शुड नॉट कंटेन मोर देन हाउ मेनी % ऑफ फ्री सिलिका। तो स्टोन डस्ट का क्वेश्चन आ गया। देखो ये क्वेश्चन बताया हुआ है, क्वेश्चन कई बार टेस्ट में भी दिया हुआ है मैंने। तो स्टोन डस्ट यूज फॉर डस्टिंग इन माइंस शुड नॉट कंटेन मोर देन 5% फ्री सिलिका। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है और आप लोग इसको प्रैक्टिस भी की हो कितनी बार। चलो देखो नेक्स्ट, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ फाइन ड्राई कोल्ड डस्ट क्लाउड कैन बी इग्नाइटेड इज। तो लोएस्ट टेम्परेचर बोल रहा है फाइन ड्राई कोल्ड डस्ट क्लाउड का, वो इग्निट हो सकता है कितने डिग्री पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 700 डिग्री टू 800 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये इग्नाइट हो सकता है। ठीक है, जो लोएस्ट टेम्परेचर बताया आपका, जहाँ पे फाइन ड्राई कोल्ड डस्ट क्लाउड जो है वो इग्नाइट हो सकता है 700 टू 800 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ गया क्वेश्चन 58। द रेशियो ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू ऑक्सीजन कंज्यूम इज नोन एज व्हाट। तो उसको हम ग्राहम रेशियो ही बोलते हैं। मैंने कितनी बार आपको बताया। ठीक है, ये मैंने आपको कितनी बार बताया था कि भाई ग्राहम रेशियो देख लीजिएगा। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, अब वो ऑल द बेस्ट वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ना लास्ट मोमेंट पे देख लेनी चाहिए कि क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, हमें भी नहीं पता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59, वो भी एक साथ दे दिया, ग्राहम रेशियो के नीचे कोऑर्डिनेट डायग्राम कर दे दिया क्वेश्चन।
देखो, अकॉर्डिंग टू कोआर्ट्ज डायग्राम लोअर लिमिट ऑफ मीथेन परसेंटेज फॉर एक्सप्लोजन इन मीथेन एयर मिक्सचर इज व्हाट? 5.4, 11.6, 14.8 या फिर 12.8%। सो जब तक आप कोआर्ट्ज डायग्राम को नहीं पढ़ोगे अच्छे से, आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है, मतलब उल्टा सीधा आप लगाओगे ऑप्शन में। तो कोआर्ट्ज डायग्राम क्या है? कोआर्ट्ज डायग्राम मैंने बताया था आपको, ये ग्राफ है जो क्या शो करता है कि जो मीथेन एयर मिक्सचर है वो एक्सप्लोजिव हो सकता है, ठीक है, जब हम उसमें मीथेन या ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो एक क्या बनाता है? एक एक्सप्लोजन बनाता है, एक्सप्लोजन एयर मिक्सचर बनाता है। वही था कोआर्ट्ज डायग्राम, और उसमें जो है आप दो चीज़ें ध्यान में रखने वाली थी, एक लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है 5.4% तक, 5.4% से, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि जो हायर लिमिट है, हायर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी जो है वो 14.8% था। तो यहाँ से आपसे पूछा लोअर लिमिट मीथेन परसेंटेज का, तो 5.4% राइट हो जाएगा। अगर आपसे हायर परसेंटेज पूछता है तो ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, 14.8% हो जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, इन गैस मास्क माइन रेस्क्यू अपैरेटस द पर्पज ऑफ हॉपकेलाइट केमिकल इज। अब ये हॉपकेलाइट क्वेश्चन इतना फेमस हो गया है कि कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला है। इसके पहले भी माइनिंग सुधार एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन, गैस मास्क माइन रेस्क्यू अपैरेटस लिखा हुआ है। द पर्पस क्या है हॉपकेलाइट केमिकल का? तो इसका बेसिकली काम क्या कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देना, है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन 61 देखो, वो विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए माइन। तो यहाँ बोल रहा है कौन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो माइंस में है उसका पार्ट नहीं है। तो सेफ्टी ऑफिसर है ऑब्वियसली, वेंटिलेशन ऑफिसर भी है, ओवरमैन भी है, रजिस्ट्रार नहीं होता है, तो रजिस्ट्रार जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए 62 देखिए, विच इज़ द मेन कॉज ऑफ अंडरग्राउंड माइन एक्सीडेंट। तो मेजर कॉज पूछ रहा है अंडरग्राउंड माइन एक्सीडेंट का, तो फॉल ऑफ रूफ एंड साइड्स ड्यू टू डीजल लोकोमोटिव नहीं, फॉलिंग इन द बंकर, ड्रॉनिंग इन द वाटर, तो ये सब नहीं होगा। फॉलिंग ऑफ रूफ एंड साइड्स अगर ऐसा हो जाता है तो मेजर कॉज ये हो सकता है अंडरग्राउंड माइंस एक्सीडेंट का। नेक्स्ट इज 63 है, व्हाट इज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट्स फ्रॉम एक्सप्लोसिव। तो एक्सप्लोसिव से बोल रहा है कि जो मेजर फैक्टर हो सकता है एक्सीडेंट का एक्सप्लोसिव के टर्म्स में, तो क्या हो सकता है? स्टोरिंग एक्सप्लोसिव इन मैगजीन या फिर मिस फायर एंड ब्लोन आउट। तो ब्लोन आउट और मिस फायर जो है ये मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एक्सीडेंट के लिए, इफ़ यू टॉक अबाउट एक्सप्लोसिव, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 64, विच मिनरल इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड माइन इन मध्य प्रदेश स्टेट। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है, तो कौन सा मिनरल जो है मध्य प्रदेश स्टेट में नहीं प्रोड्यूस होता है? कॉपर तो होता ही है, कोल भी होता है, कोल सिंगरौली के लिए फेमस है, कॉपर जो है मलाजखंड के लिए फेमस है, ठीक है। मैंगनीज जो है ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो क्रोमाइड जो एक ऐसा सिंगल मिनरल है जो मध्य प्रदेश स्टेट में नहीं पाया जाता है, नहीं प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया होता ना बाकी 3 ऑप्शन का तो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। चलो 65 देखो, विच इज़ नॉट द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन। तो वाइंडिंग इंजन मैन का जो प्राइमरी ड्यूटी है वो क्या नहीं है? ऑप्शन में पूछा है, एग्जामिनेशन ऑफ इंजन एंड ब्रेक्स, ऑब्वियसली करता है ये। टू कीप द इंजन रूम क्लीन एंड फ्री ऑफ इनफ्लेमेबल मटेरियल, बिल्कुल। इमीडिएटली रिपोर्ट इन राइटिंग टू द कॉम्पिटेंट पर्सन, इंजीनियर, बिल्कुल। परचेज ऑफ पार्ट्स ऑफ द इंजन, अरे इंजन का पार्ट्स क्यों परचेस करेगा वो, ये इसका प्राइमरी ड्यूटी नहीं है वाइंडिंग इंजन मैन का, ठीक है। तो ये राइट आंसर यही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 66 देखो, अ रिलेटिव नैरो मोबाइल जोन कंपोज्ड ऑफ हॉट एंड सेमी सॉलिड मटेरियल एग्जिस्ट बिलो द लिथोस्फेयर एंड विद इन द मैंटल इज कॉल्ड। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, उसको मैंने लास्ट मोमेंट में बताया भी था आपको, एस्थेनोस्फेयर। अच्छा, तो मैंने इसका जो है आपको ट्रिक बताया था, अगर आपको याद होगा, लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर का, लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर का ट्रिक्स बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? TSM टाई, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, उसी बीच को मैंने आपको समझाया था एस्थेनोस्फेयर कहाँ होता है। तो ये जैसे ही अगर आपने यहाँ पे देख लिया कि लिथोस्फेयर जो है, लिथोस्फेयर तो ग्राउंड लेवल पे ही होता है उसके ऊपर, तो लिथोस्फेयर जो ग्राउंड लेवल होता है लिथोस्फेयर उसको बोलते हैं। तो एग्जिस्ट बिलो द लिथोस्फेयर जब बोल दिया आपको कि लिथोस्फेयर के बिलो में ये एग्जिस्ट करता है, और विद इन द मैंटल, मैंटल मतलब धरती के अंदर ही बोल रहा है, ठीक है। जब आप ये वाला डायग्राम देखा था ना आपने, मैंने बताया था आपको ये वाला डायग्राम, ये तो मैंने आपको बताया था कि ये कोर है,
फिर मैंने आपको बताया था ये मैंटल है, ठीक है, मैंटल है, और ये क्रस्ट है, ठीक। ये जो हिस्सा है ये है क्रस्ट, ये पूरा सरफेस जिसको बोलते हैं। सरफेस का ठीक नीचे यहीं पे जो है एक लेयर होती है एस्थेनोस्फेयर की, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है एग्जिस्ट बिलो द लिथोस्फेयर, और ये यहाँ पर लिथोस्फेयर हो जाता है। इसी के ठीक नीचे जो है आपको एस्थेनोस्फेयर मिल जाएगा, दिस वन। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एक ऐसा नैरो मोबाइल जोन है जहाँ पे बहुत गर्म सेमी सॉलिड मटेरियल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, और ये कहाँ पाया जाता है, बिलो द लिथोस्फेयर एंड विद इन द मैंटल। इसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट इज, आप देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन आ गया। इसको मैंने इतनी बार बताया था तो मुझे ही शर्म आ रहा था कि भाई कितनी बार मैं एक ही चीज़ बताऊंगी, और देखो क्वेश्चन आ गया। और मैंने ये भी बोला था कि 2 क्वेश्चन हो सकता है, या तो एपी सेंटर से पूछ लेगा, ठीक है, या तो फोकस से पूछ लेगा। मैंने आपको बताया था जब अर्थक्वेक पढ़ाया था, तो मैंने बोला कि देखो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो एपी सेंटर से या फिर फोकस से, क्योंकि आसपास ही हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन में आंसर अगर आपका फोकस नहीं दिया तो क्वेश्चन में फोकस दे दिया, और आंसर में आपका एपी सेंटर दे दिया, इस हिसाब से दोनों आ गया। द प्लेस ऑन द ग्राउंड सर्फेस विच इज परपेंडिकुलर टू द बरीड फोकस इज कॉल्ड। तो ऐसा प्लेस जहाँ ग्राउंड सर्फेस में बोल रहा है कि एक ऐसा प्लेस जो परपेंडिकुलर है फोकस से। देखो इसको देखो, बहुत ईजी है ये समझना। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, अच्छा ये सरफेस है आपका, ओके। अब क्या है, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो ये लेयर है, ठीक है, ये लेयर है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये है आपका क्या, ये है आपका फोकस, ठीक है। और फोकस के परपेंडिकुलर जो है अगर आप देखो इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका एपी सेंटर। एपी सेंटर जो है आपको सरफेस पे देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ से आपका अर्थक्वेक शुरू हो जाता है, भूकंप जो आता है तो फिर ज़मीन फट जाता है ऐसा। तो ये जो एरिया है ना, ये फोकस है, ठीक है, फोकस, इसको हाइपो सेंटर बोलते हैं, हाइपो सेंटर। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता था, हाइपो सेंटर। और इसी के परपेंडिकुलर जो है एपी सेंटर होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लेस ऑन ग्राउंड सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द बरीड फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर, ठीक है। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, और देखो आ गया। अब उससे ज़्यादा और महान है पूछने वाला, यहाँ पे ये देखो 68 नंबर। इसको मैंने इतनी बार गा गा के बताया था कि भाई देख लो आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो ही बना दिया था कि सिर्फ डिसकंटिन्यूटीज को लेके, कि ये देखो डिसकंटिन्यूटीज क्वेश्चन आएगा। और मैंने ये भी बोल दिया था जो लास्ट में ऑल द बेस्ट बोलने के लिए वीडियो बनाया, तो उसमें मैंने बोला कि डिसकंटिन्यूटी में जो है मोरोबेसिक डिसकंटिन्यूटी देख लीजिएगा, आएगा। और लो आ गया। और आप लोग बोलते हो कि मैम क्वेश्चन नहीं आता है। देखो द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड द मैंटल इज नोन एज, तो उसको क्या बोलेंगे, मोरोबेसिक डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। अब एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है क्लास में। चलो नेक्स्ट देखो 69 नंबर, दीज आर सेल्स ऑफ वेदरिंग that forms on the outside of rock and becomes separated from the rock within the release of a stress that result from the change in the volume of mineral is called। देखो ये जो क्लास है इसको मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपका पेट्रोलॉजी में भी है और स्टैटिग्राफी में भी है, ठीक है। एक्सफोलिएशन, तो एक्सफोलिएशन मतलब वेदरिंग का बात हो रहा था। जब हम वेदरिंग पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था कि ये शेल्स होते हैं वेदरिंग में, वेदरिंग के जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं हम। और ये कैसे होता है, ये कैसे फॉर्म होते हैं, जो रॉक्स होते हैं ना, रॉक्स के आउटसाइड में मतलब बाहर पोर्शन में आपको देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसके वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा कि जो रॉक है ना उसका आउटर शेल जो है वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको जब रिलीज करेगा तो क्या होगा, एक शेल फॉर्म में वो वेदरिंग के थ्रू निकल जाएगा। दैट इज व्हाट एक्सफोलिएशन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70। देखो, और 70 क्वेश्चन नंबर तो मैंने आपको कराया भी था, डायग्राम से बताया भी था आपको कि देख लो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो विंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फाउंड इन द डेजर्ट हैविंग क्रिसेंट्रिक शेप विथ 2 हॉर्न्स। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये कुछ इस तरीके का होता है सैंड ड्यून्स, ठीक है। इसको हम बर्चन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है 2 हॉर्न्स देखने को मिलेंगे, कि ये एक ये, तो ये लैंडफॉर्म्स एक तरीके से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फॉर्म होता है। ज़्यादातर आपको डिजर्ट्स में देखने को मिलेगा और इसको हम बर्चन्स बोलते हैं। सिंपल इतना था, मैंने आपको बताया था, और देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ऐसे करके। चलो नेक्स्ट देखो 71 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है वॉल्यूम मेजरमेंट बाय द स्पॉट लेवल इज कॉमनली अडॉप्टेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क, बिल्कुल। वॉल्यूम मेजरमेंट बाय कंटूर्स इज कॉमनली अडॉप्टेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिजर्वोयर कैपेसिटीज़, बिल्कुल। तो यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम मेजरमेंट की बात हो रही है डिफरेंट कैलकुलेशन के लिए, यानी कि अर्थ वर्क के लिए, फिर रिजर्वोयर कैपेसिटीज़ के लिए। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ अर्थ वर्क यहाँ पे फिर से अगेन आया है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वॉल्यूम मेजरमेंट बाय क्रॉस सेक्शन इज कॉमनली अडॉप्टेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्थ वर्क। तो सारा ही जो है आपका करेक्ट दिया हुआ है, तो सारा ही सही हो जाएगा, ओके। 72 क्वेश्चन नंबर क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्वेइंग
विथ माइनस डायल। ठीक है, तो मैंने उसको बताया था आपको माइनस डायल और सर्विंग में माइनस डायल क्या होता है। जो सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए देखो, ऑर्डिनरी लूज निडल मेथड इज कॉमनली यूज्ड व्हेन देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन टू अफेक्ट द निडल। तो ये सही मेथड है। ऑर्डिनरी लूज निडल मेथड जो होता है कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं तब जब जहाँ पे लोकल अट्रैक्शन नहीं होता है जो निडल को अफेक्ट कर सके। तो बिल्कुल सही है ये। कंटिन्यूस एजीमुथ मेथड इज कंप्लीटेड मोर क्विकली इफ 2 ट्राइपॉड्स आर यूज। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूस एजीमुथ मेथड इज कंप्लीटेड मोर क्विकली इफ 2 ट्राइपॉड्स आर यूज्ड। तो ये सही नहीं है, क्योंकि जब हम कंटिन्यूस एजीमुथ मेथड की जब बात करते हैं तो ये क्या मेज़र करता है, एक मेजरमेंट टेक्निक है जिससे हम रियल टाइम डाटा को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ठीक है, टाइम डाटा को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं थ्रू ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये नहीं होता। फास्ट निडल मेथड इज़ नॉट यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ बियरिंग ऑफ द सर्वे लाइन। ये सब सही दिया हुआ है, सिर्फ ये जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट इज 73। ओके, सेल्फ रीडिंग स्टाफ प्रोवाइड्स रीडिंग फॉर लेवलिंग वर्क विच अपीयर्स। देखो ये सर्वेइंग का क्वेश्चन है। सेल्फ रीडिंग स्टाफ जो है एक सर्वेइंग टूल है, ठीक है, जिससे हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, मतलब बाई एन इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर थ्रू अ टेलीस्कोप। ठीक है, और इसमें हम एक्यूरेसी के साथ जो है रीड कर सकते हैं। इतना क्लियर हमें दिखाई देता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ में। तो यहाँ बोल रहा है कि विच अपीयर्स क्या, इन्वर्टेड, नॉर्मल, पार्शियली इन्वर्टेड, पार्शियली नॉर्मल। तो इन्वर्टेड है। ठीक, तो जो स्टाफ है उसको इन्वर्टेड हम रखते हैं पॉइंट पे और रीडिंग तब हम लेते हैं। तो क्या होता है कि जो रीडिंग है अगर वो निगेटिव है तो वो इंटर्ड होगा लेबल बुक में नेगेटिव साइन से। उसी तरीके से जो इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग है वो बैक साइड्स में जब हम देखेंगे तो जो निगेटिव है वो सेम 4 साइड में आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड अपीयर होता है ये। चलो नेक्स्ट इज सेंसिटिवनेस ऑफ अ बबल ट्यूब ऑफ अ लेवल कैन बी इंक्रीज बाई। तो ये भी आपका उसी का क्वेश्चन है। डिक्रीजिंग द इंटरनल रेडियस ऑफ ट्यूब, डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ट्यूब, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अ ट्यूब। तो हम जो लेंथ है ट्यूब का उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, सेंसिटिवनेस ऑफ अ बबल ट्यूब ऑफ अ लेवल कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अ ट्यूब। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 75। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल के बारे में बोल रहा है, क्या होता है देख लेते हैं इसको। कंटूर इंटरवल जो है एक तरीके का इंटरवल है। कंटूर इंटरवल की जब बात करते हैं तो एक तरीके का ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है किसके बीच में, बिटवीन 2 कंटूर लाइंस ऑन मैप। ठीक है, कंटूर इंटरवल उसको बोलते हैं। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव कंटूर इज कॉल्ड। ठीक है, ये तो सही दिया है। फॉर फ्लैट ग्राउंड अ स्मॉल कंटूर इंटरवल इज कॉमनली अडॉप्टेड। ठीक है, फ्लैट ग्राउंड के लिए हम स्मॉल कंटूर इंटरवल लेते हैं। फॉर ब्रोकन ग्राउंड के लिए हम बड़ा कंटूर इंटरवल लेते हैं। ठीक है, सही दिया हुआ, तो यानी कि इस हिसाब से सही हो जाएगा सारा। तो देखो ज़्यादातर क्वेश्चन सर्वेइंग का दिया है, ABCD यानी कि ऑल ऑफ द अबव राइट ये दिया है। नेक्स्ट इज 76। फोल्ड हैविंग हॉरिजॉन्टल एक्सेल प्लेन। मैंने इसको इतनी बार बताया आपको कि ऐसा फोल्ड जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेल प्लेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकम्बेंट फोल्ड बोलते हैं। ठीक है, चलो बैंडेड आयरन ओर फॉर्मेशन बिलोंग्स टू। तो बैंडेड आयरन ओर फॉर्मेशन जो है किस पीरियड को बिलोंग करता है, प्री कैम्ब्रियन, डिवोनियन, ट्रायसिक, कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन एज को बिलोंग करता है। ठीक, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कोल इज मोस्टली डिपॉजिटेड ड्यूरिंग। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है काफ़ी मतलब पेचीदा क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि मैं इसको बता रही हूँ आपको कैसे क्या। देखिए अब देखो यहाँ पे जो कोल है, कोल इज़ मोस्टली डिपॉजिटेड ड्यूरिंग। तो कोल का जो डिपोजिशन है वो ज़्यादातर आपको किस एज में मिलेगा, मतलब पर्मियन एंड ट्रायसिक, कैम्ब्रियन, पर्मियन टर्शियरी, कैम्ब्रियन या फिर टर्शियरी। तो राइट आंसर आपका जो एग्जाम में जो आंसर सीट में लिया गया है वो पर्मियन टर्शियरी लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो मेजर कोल डिपॉजिट्स पाए गए हैं वो किस एज में पाए गए हैं, लेट कार्बोनीफेरस पीरियड में और पर्मियन पीरियड में। ठीक है, तो लेट कार्बोनीफेरस एज में और पर्मियन पीरियड में, तो 2 पीरियड में जो है इसको बेसिकली देखने को मिला हुआ है। ठीक है, फर्स्ट कोल एज तो यही है, फिर आगे फर्दर हो सकता है सेकंड कोल एज जो है आपका जैसे कि पैलियोजीन और नियोजीन हो जाएगा, है ना, पर्मियन, ट्रायसिक ये सब हो जाएंगे। लेकिन जो हम स्टार्टिंग बोल रहे हैं जो मेजॉरिटी कोल डिपोजिट है वो तो लेट कार्बोनीफेरस और पर्मियन एज में देखने को मिला। तो टर्शरी तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्शन के लिए क्वेश्चन डाला जा सकता है कि ये सही नहीं है, या तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज 79 है मैग्नीज डिपोजिट्स ऑफ मध्य प्रदेश अकर ड्यूरिंग। तो मैग्नीज डिपोजिट मध्य प्रदेश में, ये काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन है क्योंकि ये तो काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछ लिया है। और इतना मतलब अब मैग्नीज डिपोजिट मध्य प्रदेश में किस पीरियड में पाया जाता है, ये तो बहुत ही वैसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कहीं शायद मिले ना ऐसा। तो
कौन सा इसका राइट आंसर है? इन्होंने तो यही दिया है, प्रोटेरोजोइक एरा में आपको देखने को मिलेगा मैंगनीज डिपॉजिट एमपी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, कंडीशन विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर फॉसिलाइजेशन। कैसा कंडीशन जो फॉसिलाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है? फ्रीजिंग, ऑक्सीडेशन, सॉल्टिंग, लोअरिंग ऑफ पीएच। तो ऑक्सीडेशन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, इंडियन लॉ डजंट परमिट द मीथेन कंसंट्रेशन टू एक्सीड डैश परसेंटेज इन रिटर्न ऑफ वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट और इतना इन एनी पार्ट ऑफ द माइन। इसको तो मैंने 50 बार बताया था। तो देखो यहाँ पे जो है कितनी बार मैंने आपको बताया कि जो इंडियन लॉ में क्या परमिशन है कि जो मीथेन का कंसंट्रेशन है वो 0.75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रिटर्न में वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी पार्ट में माइंस के। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज़ 82, विच गैस इज सिनोनिमस विथ स्टिंग डैम। तो स्टिंग डैम तो बहुत ही 50 बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, इसमें तो मुझे नहीं लगता गलती करना चाहिए था आपको। H2S जो है राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टिंग डैम H2S का फॉर्मूला सबको पता है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 है, अ नॉर्मल फ्लेम सेफ्टी लैम्प कैन नॉट मेजर मीथेन कंसंट्रेशन बिलो व्हाट परसेंटेज विथ एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसका राइट आंसर लिया है 1.50%, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लेम सेफ्टी लैम्प बोल रहा है कि कैन नॉट मेजर मीथेन कंसंट्रेशन बिलो। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि नॉर्मल फ्लेम सेफ्टी लैम्प है, ठीक है, अगर उसमें किसी भी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में माइंस में 1.50% से अगर बिलो मीथेन का कंसंट्रेशन हो जाता है तो वो मेज़र ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि नॉर्मल फ्लेम सेफ्टी लैम्प कैन नॉट मेजर मीथेन कंसंट्रेशन बिलो व्हाट परसेंटेज विथ एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, 1.50%, ठीक। क्वेश्चन में 84 है आपका, इफ अ फोम टाइप एक्सटिंग्विशर इज नॉट परमिटेड फॉर डीलिंग विथ। तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जो है वो परमिटेड नहीं है फॉर डीलिंग विथ विच टाइप ऑफ क्लास फायर। तो क्लास सी फायर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर हम क्लास सी फायर में यूज़ नहीं करते हैं। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन में 85 है, द टर्म टू डिनोट द पीरियड विच इलैप्स बिटवीन द टाइम व्हेन द कोल इज फर्स्ट सब्जेक्टेड टू कंडीशन फेवरेबल फॉर स्पॉन्टेनियस हीटिंग एंड द टाइम ऑफ इंडिकेशन ऑफ हीटिंग इज व्हाट। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था और कई बार मैंने इसको बताया कि इंक्यूबेशन पीरियड से क्वेश्चन आ सकता है। जहाँ भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग देखो समझ लो क्वेश्चन आ गया इंक्यूबेशन से, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स है जहाँ पे अपना लगाना चाहिए दिमाग। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, इन ऑप्टिमम सरफेस ब्लास्ट डिज़ाइन स्पेसिंग शुड नेवर बी लेस देन। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑप्टिमम सरफेस ब्लास्ट डिज़ाइन में जो स्पेसिंग होता है वो किससे कम नहीं होना चाहिए? बर्डन से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, बताया था। चलो 87 क्वेश्चन नंबर है, इफ़ अ मिनरल डिपॉजिट इज एट हायर लेवल देन द जनरल ग्राउंड लेवल एंड आउटक्रॉप्स इट्स एक्सेस बाई। तो माइन का जो एंट्रेंस होता है ना, माइन का जो एंट्रेंस होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आदित्य बोलते हैं। आपका यही है, इफ़ ए मिनरल डिपॉजिट इज एट हायर लेवल देन द जनरल ग्राउंड लेवल एंड आउट क्रॉप्स इट एक्सेस बाय। तो हम एडिट के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि जो मिनरल डिपॉजिट है वो जनरल ग्राउंड लेवल पर ना होकर हायर लेवल पे है और जो आउट क्रॉप्स है तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? बाई एडिट, ठीक है। माई एंट्रेंस बनाएंगे, उसके अंदर जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो 88, the method used for sinking a shaft through an unstable or friable strata with heavy inrush of water or sand connected with inflow of water is। तो जो बोल रहा है कि एक मेथड है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं शाफ्ट सिंकिंग में, थ्रू एन अनस्टेबल और फ्राइबल स्ट्रेटा विथ हैवी इनरश ऑफ वाटर और सैंड कनेक्टेड विथ इनफ्लो ऑफ वाटर इज, जिसको हम फ्रीजिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। डीजे देशमुख से क्वेश्चन आ गया आपका। ये सब जो है आपका दिया हुआ 4 ऑप्शन, ये सारा आपको EMT के बुक में मिल जाएगा, ठीक है। सीमेंटेशन, पाइलिंग मेथड, किजन मेथड, फ्रीजिंग मेथड, ये सब आपको पढ़ना चाहिए था तो आप कर ले जाते, ठीक है। चलो क्वेश्चन में 89 देखो, अब मिस फायर शॉट इज ड्यू टू। अब देखो मिस फायर से क्वेश्चन वहाँ भी था, अब यहाँ भी आ गया है। तो मिस फायर शॉट जो है किस वजह से हो सकता है? डिटोनेटर फेल टू एक्सप्लोड। बिल्कुल, डिटोनेटर मान लीजिए एक्सप्लोड ना हो पाया, ठीक है। डिटोनेटर एक्सप्लोड बट फेल टू ब्लास्ट द इंचार्ज ऑफ द मेन एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज। तो बोल रहा है या तो डिटोनेटर एक्सप्लोड हो जाए लेकिन ब्लास्ट ना हो पाए, जो मेन एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज में जो चार्ज था वो ब्लास्ट ना हो पाए, तब भी मिस फायर शॉट हो सकता है। तो दोनों ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बोथ विल बी द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन 90, द इनिशिएटिंग डिवाइस कंटेन अ सेंटर कोर ऑफ हाई वेलोसिटी कैप सेंसिटिव PETN एक्सप्लोसिव, ठीक है। यहाँ पे PETN लिखा हुआ है ना, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, कहो ये नहीं पूछा फुल फॉर्म, पेंटा एरीथ्रिटोल। इतना बार मैंने इसको बताया है, टेट्रा नाइट्रेट।
ठीक है। तो इनिशिएटिंग डिवाइस कंटेन्स अ सेंटर कोर ऑफ हाई वेलोसिटी कैप सेंसिटिव पीटीएन एक्सप्लोसिव। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डिटोनेटिंग फ्यूज बोलेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। चलो क्वेश्चन 91, द लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड। तो ये जो है सर्वेइंग का क्वेश्चन हो सकता है, और ये इसमें देखिए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंथ जो होता है लॉन्ग कॉर्ड का, उसको हम कैसे लिखते हैं? L इक्वल टू 2r साइन d/2। अब यहाँ पे जो d है वो एंगल कवर्ड बाय द कॉर्ड, r जो है आपका रेडियस है सर्कल का। ठीक है, और इसको कहीं कहीं इस तरीके से भी लिखते हैं जैसे वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मतलब डायरेक्ट मैंने यहाँ पे d/2 लिख दिया, यहाँ पे इन्होंने ऐसे करके लिख दिया है, ये इस टाइप से। ठीक है, ये जो ट्रायंगल बनाया है इन्होंने, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। तो कुछ जगह पे ये भी लिखा हुआ है, कुछ जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, 2r साइन। नेक्स्ट और 92 है, विच सिक्वेंस इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू टेम्पररी और स्टेशन एडजस्टमेंट टू थियोडोलाइट। तो यहाँ पे जो है सिक्वेंस पूछ रहा है करेक्ट क्या होगा, किसके टर्म्स में? टेम्पररी और स्टेशन एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट को अगर टेम्पररी या एडजस्टमेंट करना है तो क्या सही तरीका है? सेटिंग ओवर द स्टेशन, फिर आप लेवलिंग अप करिए, फिर एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। ठीक है, तो ये जो सही आपका सिक्वेंस हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93 है, इफ़ सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एज्यूमिंग द फ्रिक्शन इज ज़ीरो। यहाँ बोल रहा है अगर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाए और हम फ्रिक्शन को ज़ीरो एज्यूम कर लेते हैं तो व्हीकल विल skid laterally, vehicle will overturn, pressure below outer and inner side wheels will be same, none of the above। ठीक है, तो ये सुपर एलिवेशन की क्लास में आपको बताया गया था कि जो प्रेशर है बिलो आउटर एंड इनर साइड व्हील्स जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, अगर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हो और हम फ्रिक्शन को ज़ीरो एज्यूम करते हैं उस केस में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 94 देखो, व्हेन द वर्टिकल सर्कल इज टू द राइट एंड बबल डाउन कॉल्ड। तो यहाँ पे देखो बबल डाउन, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल सर्कल है। When the vertical circle is to the right and bubble down called, इसको हम टेलीस्कोप इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक, चलो ये सारा सर्वेइंग का क्वेश्चन है। टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू, तो टेंजेंट का लेंथ क्या है? r tan एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बाई 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, r tan डेल्टा बाई 2 ये इसका टेंजेंट लेंथ है। चलो 96, स्टीप साइडेड वैली इज जनरली फॉर्म बाई फास्ट फ्लोइंग रिवर दैट कट्स थ्रू द सराउंडिंग लैंडस्केप। तो देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। स्टीप साइडेड वैली जब लिखा हो इसका मतलब हमको समझ जाना चाहिए कि गॉर्ज की बात कर रहा है ये। ठीक है, गॉर्ज बनाता है। तो फास्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो फॉर्म करते हैं स्टीप साइड वैली। ठीक है, वो क्या करती हैं? कट करते हुए जाती हैं लैंडस्केप सराउंडिंग को, और ये बनाती हैं गॉर्ज। ठीक है, तो राइट आंसर गॉर्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ द फ्लोइंग जियोमॉर्फिक फीचर develops when a stream carrying a large load reduces their velocity as they emerge from mountain terrain to a nearly horizontal plane। तो उसको हम एलुवियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, the breaks in a river channel gradient cause either due to upliftment or fall in sea levels are called। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ब्रेक हो जाता है रिवर चैनल ग्रेडियंट में, जिसके वजह से अपलिफ्टमेंट या फिर ऊंचाई या फिर गिरावट आ जाती है सी लेवल में, तो उसको हम बोलते हैं निक पॉइंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? निक पॉइंट। चलो नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर क्लीवेज। क्लीवेज के मामले में ट्रू नहीं है। तो क्लीवेज का मैंने क्लास कराया था आपको, मिनरोलॉजी पोर्शन में था क्लीवेज। तो बोल रहा है कि जो इसमें से सही नहीं है, टेंडेंसी टू ब्रेक अलॉन्ग सर्टेन प्लेन्स, बिल्कुल। द टर्म कॉन्क्वाइडल रिफर्स टू क्लीवेज। ठीक है, तो ये जो टर्म है ना कॉन्क्वाइडल, ये फ्रैक्चर से रिलेटेड है, ना कि क्लीवेज से। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक, प्लेन्स ऑफ वीक बॉन्ड, ठीक है। क्लीवेज में अराइज आउट ऑफ रिपीटेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है, ये भी सही है, तो ये हो जाएगा। आओ नेक्स्ट देखो, 100 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोर स्केल ऑफ हार्डनेस फॉर द मिनरल। मैंने इतनी बार डायग्राम को भेजा था मोर स्केल ऑफ हार्डनेस का, और मैंने लास्ट में ये भी बताया था आपको, मैंने आपको लास्ट में बोला था कि एन.के. दास की एलिमेंट्स ऑफ मिनरल टेक्नोलॉजी वाली बुक देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है चार्ट वगैरह। स्टार्टिंग के जो नोट्स दिए हुए हैं ना, मैंने उसको बोला था गो थ्रू करके जाना, उसी में देखो क्वेश्चन आएगा, और आ भी गया। तो मोर स्केल ऑफ हार्डनेस यहाँ पे मिनरल्स का दिया हुआ है। तो जब आपको पता है कि सबसे जो ऐसा मिनरल्स 1 से लेके 10 तक दिया हुआ है कि सबसे जो ईजी टू कट है, ठीक है, मतलब जिसको हम नेल से भी खरोच सकते हैं, और वो मिनरल्स हार्डनेस के स्केल में रखा गया है, और 1 से लेकर 10 तक, तो वो पूरा दिया हुआ था उसमें। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है कि जिप्सन, फ्लोराइड, कोरंडम या फिर क्वार्ट्ज। सबसे हार्ड जो है आपका डायमंड है, कोरंडम है, फिर डायमंड है। ठीक है,
9 नंबर पे कोरंडम है, फिर डायमंड है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपको ऑप्शन में दिया है 9 तक ही दिया हुआ था, ठीक है। तो हमें पता है भाई कैल्साइट 3rd नंबर पे है, एपेटाइट 5 नंबर पे, क्वार्ट्ज 7 नंबर पे है और कोरंडम 7 नंबर पे है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा आया था तो 10 का 10 आप लिख लेते हैं ना, तो आपको एक बार ऐसे ही समझ में आ जाता है कि भाई ये तो होगा ही नहीं, या ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको वहीं पे जैसे लिखोगे आप तब। चलो नेक्स्ट देखो, बालाघाट मैग्नीज डिपॉजिट्स आर नोन एज। तो बालाघाट मैग्नीज डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बालाघाट मैग्नीज डिपॉजिट्स आर नोन एज। तो यहाँ पे सी दिया है, आंसर सी लिया हुआ है, गोंडाइट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। बट जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि बैंडेड हेमाटाइट क्वार्जाइट होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये बैंडेड हेमाटाइट क्वार्जाइट ही राइट आंसर होना चाहिए। हालांकि कमीशन ने तो ये लिया है, सी लिया है। देखते हैं अभी आप लोग का क्या राय है इस मैटर में, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इसको हम कंसिडर करते हैं, इसको रहने देते हैं स्टार लगा के इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स अकॉर्डिंग टू लिंडग्रेन आर कैरेक्टराइज बाय हाई डेप्थ एंड हाई टेम्परेचर। देखो भाई जहाँ पे हाई डेप्थ हाई टेम्परेचर दे दिया, इसका मतलब कि वो हाइपोथर्मल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। जिसको मैंने बताया था आपको एग्जाम में जब डिपॉजिट पढ़ाया था, हाइपोथर्मल डिपॉजिट मैंने आपको समझाया था कि हाई डेप्थ हाई टेम्परेचर याद रखना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 103। देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर द फॉस्फोराइड डिपॉजिट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे सही कौन सा है, अगर हम डिपॉजिट्स की बात करते हैं फॉस्फोराइड डिपॉजिट की एमपी के टर्म्स में, तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है बिल्कुल। इट इज़ लोकेटेड विद इन द अरावली सीक्वेंस, ठीक है। इट इज़ डिपोजिटेड एज ब्रांड्स, लेंसेज एंड इरेगुलर बॉडीज, ठीक है। तो सारा ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द कोल सीम्स हैव बीन अफेक्टेड बाय इग्नियस इंट्रूजन एक्सप्लोजन ऑफ गैसेस इन अंडरग्राउंड माइंस, spontaneous combustion have resulted in coal seam being burn out, the above problem is faced in। ये सारा जो प्रॉब्लम है कोल सीम्स में बता रहा है कि इग्नियस इंट्रूजन का कारण हो सकता है, एक्सप्लोजन ऑफ गैस हो सकता है अंडरग्राउंड माइंस में, स्पॉन्टेनियस कम्बशन हो सकता है कोल सीम्स में, बर्न आउट हो सकता है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है ये फेस हो चुका है झरिया और रानीगंज कोल फील्ड में, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा था, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 105। विच ऑफ द फ्लोइंग कोल टाइप्स आर बैंडेड इन नेचर। बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा है कौन जो है कोल टाइप्स की बात कर रहा है, कौन बैंडेड इन नेचर है। तो इसका मैंने आपको बैंडेड कांस्टेंट आपको बताया था कोल का, अगर आपने इसको देखा होता सही से तो आप कर ले जाते, ठीक है। तो कैनल कोल, ह्यूमिक कोल, सैप्रोपेलिक कोल और बैग हेड कोल। तो मैं आपको बता दूं कैनल कोल, सैप्रोपेलिक कोल, बैग हेड कोल ये सब नॉन बैंडेड कांस्टेंट हैं, और जो आपका ह्यूमिक कोल है ना ये बैंडेड कांस्टेंट है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बैंडेड इन नेचर, तो ह्यूमिक कोल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो 106 देखेंगे, व्हाट इज द मेन पर्पस फॉर यूजिंग अ फैन वेंटिलेटिंग सिस्टम इन अंडरग्राउंड माइनिंग। तो अंडरग्राउंड माइनिंग में बोल रहा है कि जो मेन पर्पस है फैन वेंटिलेटिंग सिस्टम का वो क्या है, रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द माइन का टेम्परेचर रेज करा दो, ये कैसे हो सकता है, टू प्रोवाइड क्लीन एयर एंड कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ अनवांटेड हार्मफुल गैसेस। मतलब कुछ भी ऑप्शन दे देंगे, रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ माइन का टेम्परेचर बढ़ा दो वेंटिलेटिंग सिस्टम लगा के, वाह। अच्छा उसके बाद फिर यहाँ पे देखो दिया है, ऑब्वियसली यही होगा कि हमें जो क्लीन एयर, जो एयर होता है ना उसको हम क्लीन करने के लिए, ठीक है, जो अंदर एयर है उसको हम वेंटिलेट करने के लिए जो हम इसको वेंटिलेटिंग फैन सिस्टम लगाते हैं, ऑब्वियसली क्लीन एयर प्रोवाइड करने के लिए, और जो अनवांटेड हार्मफुल गैसेस है ना उसका जो कंसंट्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक। और क्या दिया, टू सप्लाई लाइटिंग फॉर अंडरग्राउंड ऑपरेशन टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन अंडरग्राउंड माइंस। वेंटिलेटिंग सिस्टम से नॉइज पोल्यूशन को हम क्या नाम है रिड्यूस करेंगे, कुछ भी ऑप्शन दे देंगे हम। चलो नेक्स्ट इज 107। इन द केस ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, MMV की बात हो रही है। In the case of main mechanical ventilator fan used for an underground mine, the fan laws related to the performance parameter states that when the diameter of the fan and density of air is constant, the quantity of air changes directly with the speed of the fan, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो डायमीटर है फ़ैन का और जो डेंसिटी है एयर का वो कांस्टेंट होगा। बोलता है कि अगर डायमीटर, जो फ़ैन का डायमीटर है और जो डेंसिटी है एयर का अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो जो क्वांटिटी है एयर का वो चेंज होगा डायरेक्टली विद द स्पीड ऑफ फ़ैन। जैसा फ़ैन का स्पीड होगा उसी हिसाब से एयर का जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखो, द स्टैटिक हेड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ माइन फैन इंडिकेट दैट द डैश इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी फैन। तो बैकवर्ड कर्व सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फैन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी अटपटे से हैं, इसको देख लो बस एक बार, ठीक है।
An underground coal mines gallery has an air quantity of 50 cubic meter per second flowing through it. The gallery is split into three parallel gallery naming P, Q, R with equal resistance of 3 ns square m minus 8. The equivalent resistance of these three galleries. चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, हमें इक्वल रेसिस्टेंस जो तीनों पैरेलल गैलरीज हैं उसके लिए फॉर्मूला एक होता है 1/RT, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस. ठीक है, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम पता लगाएंगे. तो 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3. ठीक है, तो हमें क्या पता है कि R1 बोला है, R1 इज़ इक्वल टू R2 एंड R2 इज़ इक्वल टू R3 एंड ये तीनों जो है इक्वल टू हैं ns स्क्वायर m माइनस 8 के. ठीक है, तो 1RT इक्वल टू हम लिख सकते हैं 13 प्लस 13 प्लस 13 इक्वल टू 3/3. इसका हमें क्या मिल गया? यानी कि RT जो है वो कितना है? 1 है. अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि नंबर ऑफ गैलरीज 3 हैं, तो क्या आ जाएगा? डिवाइड कर दो इसको 3 से, क्या आ जाएगा? RT इक्वल टू 0.333. ठीक है, दिस विल बी द आंसर. दिस इज़ योर आंसर. ओके, चलो आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट 100. A dial vane anemometer was used for measuring air velocity in the main intake incline of a underground mine by traversing method. The cross-sectional area at the measurement site is 15 meters square. The difference between the initial and final reading of anemometer is 240 and the traversing is 1.5 minute. The quantity of air in cubic meter per minute at the measurement site in this incline is what? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ज़रा सॉल्व करना है. चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. ऑप्शन दिया 1500, 2400, 2000, 2900. राइट, तो इसका फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम? यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एयर पूछा है ना, क्वांटिटी ऑफ एयर इन क्यूबिक मीटर पर मिनट एट द मेजरमेंट साइड इन दिस इंक्लाइन इज. तो Q इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? V इंटू ए. ठीक, Q क्या है आपका? एयर क्वांटिटी है. V क्या है आपका? एवरेज एयर वेलोसिटी है. और A जो है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. ठीक है, तीनों को जो है यूनिट लिख दे रही हूँ मैं, मीटर क्यूब पर मिनट. और ये जो आपका एवरेज एयर वेलोसिटी मीटर पर मिनट, और ये जो आपका है क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं. इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं. राइट, ओके, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं. तो जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है? तो हमें निकालना है क्या? देखो यहाँ पे आप देख पाओ जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग एनेमोमीटर का दिया है 240 एंड द ट्रावर्सिंग दिया है 1.5 मिनट. ठीक है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि Q इक्वल टू V इंटू ए बोल रहा है. राइट, तो हमें V को फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, तो V क्या है आपका? एवरेज एयर वेलोसिटी. ठीक है, यहाँ पे आर डायल वैन एनेमोमीटर वॉज यूज फॉर मेजरिंग एयर वेलोसिटी इज द मेन इनटेक इंक्लाइन ऑफ एन अंडरग्राउंड माइन बाई ट्रावर्सिंग मेथड. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मेजरमेंट साइड. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन जो दिया हुआ है इनिशियल फाइनल रीडिंग ऑफ एनेमोमीटर इतना और इतना, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. V निकालने के लिए हम यही करेंगे ना, 240 बाई 1.5. ठीक है, तो हमारा कितना आ गया? 160 आ गया. ठीक है, अभी जो फॉर्मूला है हमारा उस पर बैठा देते हैं, सिंपल. चलो उसके बाद देखो 160 इंटू ए क्या है हमारा? 15 है. ये देखो 15 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 2400. ठीक है, तो Q हमें मिल गया, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा. ठीक है, चलो आगे देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111. क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 111. द पावर इनपुट फॉर जैक हैमर ड्रिल इज. पावर इनपुट जो है जैक हैमर ड्रिल का क्या होता है? इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, मैग्नेटिक. न्यूमेटिक सही हो जाएगा, यही राइट आंसर है आपका. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एज पर DGMS सर्कुलर व्हाट शुड बी द परमिसिबल PPV इन millimeter per second for the object of historical importance assuming the dominant frequency lower than 24 Hz. तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, मिलीमीटर पर सेकंड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस assuming the dominant frequency lower than 24. डेंजर जोन इज डिफाइंड एज, जैसे डेंजर जोन देखा होगा आपने, 500 मीटर लगा दिए होगे पहले ही, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है. तो डेंजर जोन इज डिफाइंड एज 500 मीटर रेडियस डिस्टेंस सराउंडिंग द ब्लास्टिंग साइट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 है हु इशू लाइसेंस फॉर मैगजीन. तो मैगजीन को कौन इशूज़ करता है लाइसेंस? हु इशू लाइसेंस फॉर मैगजीन. तो मैगजीन का जो लाइसेंस है कौन इशू करता है? DGMS, CIM, FR या फिर IBM या फिर CCE. ठीक है, तो कौन करता है? CCE करता है. ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ ये CCE का फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, जल्दी से बताओ.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, कैलकुलेट बर्डन डिस्टेंस फॉर 110 mm डायमीटर ब्लास्ट होल फॉर ओवरबर्डन ब्लास्टिंग। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो B इक्वल टू बी डी एफ इंटू डायमीटर ऑफ ब्लास्ट होल। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो BDF जो है आपका बर्डन डिस्टेंस फैक्टर है। ठीक है, बर्डन डिस्टेंस फैक्टर, तो ये फॉर्मूला इसका यही होता है 28 to 32। ठीक है, ये जो रेंज है BDF रेंज होता है 28 से 32, ये कॉमनली अप्लाइड होता है ओवर बर्डन ब्लास्टिंग में सरफेस माइंस पे। डिपेंड करता है, वेरी कर सकता है कि इस टाइप का रॉक टाइप है आपका, ब्लास्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब चीज़ें। तो 24-28 जो है ये बेसिकली हार्ड रॉक्स के लिए होता है, और 28 से 32 जो है आपका मीडियम हार्ड रॉक्स के लिए होता है। तो हम यहाँ पे 32 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो छोटा कर ले थोड़ा। तो ब्लास्ट डायमीटर जो है ब्लास्ट होल का कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 110 mm दिया है। तो B हम जो सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, 30 इंटू 0.11। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा आंसर क्या, 3.3। ठीक है, ये हो गया B। तो हमारा जो आसपास आंसर आया है वो 3.49 है ना, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 116 पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉयड इन द माइन इंक्लूड्स व्हाट, एस्टैब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द माइन ऑफिशियल प्रायर टू स्टार्ट ऑफ वर्क फॉर हैज़ार्ड। बिल्कुल सही, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्टर की, सही है। आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड मैथड ऑफ इवेल्युएटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन, स्टैंडर्ड मैथड बोल रहा है इवेल्युएटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट किस पे बेस्ड है, पे बैक एंड अकाउंटिंग, डिस्काउंटिंग, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, तो सारे पे ही डिपेंड है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। Next one is to ensure stability, any excavation of loose ground, the slope of the ground should be kept at an angle of what, less than 45 degree। ठीक है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू कोल माइंस रेगुलेशन 2017 हु शुड बी इन्फॉर्म इमीडिएटली इफ अ माइन इज फाउंड टू बी डेंजरस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तुरंत माइंस में अगर तुरंत कुछ डेंजरस पाया जाता है तो सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया जाएगा, रीजनल इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, चीफ इंस्पेक्टर, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द माइंस। तो मैनेजर को ऑब्वियसली, असिस्टेंट मैनेजर को इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज इन द मेटलिफियस माइंस रेगुलेशन 2012 व्हाट डज द टर्म बैंक्समैन रिफर्स टू। बैंक्समैन क्या मतलब है कि वही पर्सन जो क्या करता है, पर्सन को आने या ले जाने में, रेजिंग और लोअरिंग करने में मदद करता है, या फिर टूल्स या मटेरियल्स को, ठीक है, सुपरवाइज करता है एक तरीके से, जो पर्सन है उसी को हम बैंक्समैन बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखो 121 एज पर मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन इन एवरी माइन इन विच मैकेनिकल वेंटिलेटर इज इन यूज द क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेटिंग इन एवरी डिस्ट्रिक्ट शैल बी मेजर वंस एटलीस्ट इन एवरी हाउ मेनी डेज एंड रिकॉर्डेड इन बाउंड पेज बुक कैप्ट फॉर द पर्पज। तो 30 डेज का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक कर लेना आप लोग जाके। चलो नेक्स्ट देखो, अ फैन रनिंग एट 800 RPM डेवलप्स अ प्रेशर ऑफ 187 PA। The fan speed is increased to 1600 RPM. What will be the new fan pressure develop as per fans law? Okay, चलो इसको सॉल्व करते हैं। फैन लॉ का मतलब क्या होता है, फैन लॉ मतलब कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RPM। ठीक है, RPM स्क्वायर। चलो करते हैं इसको सॉल्व। ये देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर दे वरना ये आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे फैन लॉ का प्रेशर इक्वल टू प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RPM। ठीक है, स्क्वायर। तो इनिशियल कंडीशन में हम ये देखेंगे कि RPM जो है RPM 1 क्या दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है। ठीक है, और जो प्रेशर लग रहा है प्रेशर 1 क्या दिया हुआ है, 187 दिया हुआ है। ठीक है, फाइनल कंडीशन में RPM 2 क्या दिया हुआ है, 1600 दिया हुआ है, 1600 RPM। ठीक है, उसके बाद इस कंडीशन में क्या है कि न्यू फैन प्रेशर पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है 1 कंडीशन में दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन में नहीं दिया, यही हमें पता लगाना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे फैंस लॉ और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं करके, यहाँ पे कर देते हैं नीचे। ठीक है, फैंस लॉ हम लगा देंगे और यहाँ पे प्रेशर 2 बाई प्रेशर 1 इक्वल टू RPM 2 बाई RPM 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमें P2 तो पता ही नहीं है, P1 हमें पता है 187। ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे क्या था 1600 और 800। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। राइट, सॉल्व कर देते हैं इसको। तो P2
बाई 187 इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो 8 2 16 होता है, कट गया, ठीक है, 2 2 4 हो गया, राइट। अब यहाँ पे P2 इक्वल टू हम ये कर सकते हैं 187 इंटू 4, जैसे आप ये करोगे आपका आंसर आ जाएगा 748 PA, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 748 पास्कल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो आगे देख लेते हैं, इसको थोड़ा मैं रब कर देती हूँ। चलो नेक्स्ट देखो, अ स्लाइडिंग पैनल रेगुलेटर हैज़ द कैपेसिटी टू अलाउ एन एयर फ्लो रेट ऑफ 10 cubic meter per second. When the static pressure windward and leeward of it are 530 Pascal and 430 Pascal respectively, the approximate area of this regulator in square meter will be. अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको करेंगे, इसको ग्रुप पे भेज देंगे, कैसे करेंगे इसको, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे याद दिलाएंगे सब लोग। 123। चलो नेक्स्ट देखो 124, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा 150 कंप्लीट करना जल्दी हो ही नहीं रहा है ये, ठीक है। चलो देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डजंट डिफाइन द पर्पज़ ऑफ बूस्टर फैन। तो बूस्टर फैन को डिफाइन ना करे, एक ऐसा पर्पज़ देखिए बताइए। इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ एयर इन विच हाई रेसिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट विच आर लोकेटेड फार फ्रॉम द लिब्या एंड, ठीक है। डिक्रीजिंग द नॉइज इन द अंडरग्राउंड माइन इन्वायरमेंट, improving the working environment in case of deep and hot mines through improve air velocity, to handle only a portion of total air circulated and to supplement the primary fan. तो बूस्ट डिक्रीज द नॉइज इन द अंडरग्राउंड माइन, तो नॉइज़ को डिक्रीज करना अंडरग्राउंड माइन इन्वायरमेंट में, ये तो इसका पर्पज़ नहीं हुआ ना बूस्टर फैन का, तो ये तो डिफाइन नहीं करता इसको, तो ये राइट रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छा नेक्स्ट देखो 125, choose the correct option to describe ventilation system in which fresh air is taken down to the bottom. Fresh air is taken down to the bottom faces of a working district and is allowed to rise along the face collecting heat फ्रॉम द फ्रेशली एक्सपोज रॉक एट द फेसेस। अब यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज हैं। एक 2-3 स्टूडेंट ने मुझे ये भी बोला कि मैम ये डिसेशनल वेंटिलेशन होगा, कमीशन ने ए ले लिया है एसेंशनल वेंटिलेशन। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँगा आपको कि देखो, सबसे पहला तो एसेंशनल वेंटिलेशन और डिसेंशनल वेंटिलेशन क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। ये आपको EMT से थ्रू मिलेगा, EMT में आप जाके इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछ लिया है। मतलब जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, उसको डीपली जब डिफाइन करते हैं, उसके अंदर में चीज़ों को बताते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तब वहाँ से क्वेश्चन ये निकाला है, ठीक है। सिंपल से माने तो हम एसेंशनल वेंटिलेशन को ये कह सकते हैं कि जो इनटेक वेंटिलेटिंग एयर है उसको लेके आता है, कहाँ पर लेके जाता है, लोवेस्ट पॉइंट, जो डिस्ट्रिक्ट का लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ तक लेके जाता है इनटेक एयर को, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट पे डिस्ट्रिक्ट के या फेस पे, और फिर उसको वापस ट्रैवल करके लेके जाता है हायर लेवल तक, ताकि डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट किया जा सके, ठीक है। वापस रिटर्न जाने से पहले फेस को हम क्या कर सकें, जो है हम फेस को क्या कर सकें, वेंटिलेट कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका एसेंशनल वेंटिलेशन। और जो डिसेंशनल वेंटिलेशन है ये क्या करता है कि ये आपका जो एयर है उसको राइट साइड जो है वहाँ पे लेके जाता है और लोअर लेवल्स तक ट्रेवल करता है, ठीक है। तो डिसेंशनल वेंटिलेशन जो बेसिकली हॉट डीप माइंस के लिए होता है, इसमें क्या होता है, जो एयर है वो राइट साइड, जो डिस्ट्रिक्ट का राइट साइड है वहाँ पे जाता है, एंड इट अलाउज टू ट्रैवल टू लोअर लेवल एज इट वेंटिलेट्स द वर्किंग प्लेसेस। तो इसके बहुत एडवांटेजेस हैं हॉट डीप माइंस में। मेन एडवांटेज इसका यही है कि एयर जो है इसको वाटर ड्रेन्स, जो डीप साइड होता है वाटर ड्रेन्स का, वहाँ से पास नहीं होना होता है इसको, और ये वर्किंग फेस तक पहुँच जाता है ड्रायर और कूलर कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि यहाँ पे आपको तभी समझ जाना चाहिए जब बोला फ्रेश एयर इज टेकन डाउन टू बॉटम फेसेस ऑफ वर्किंग डिस्ट्रिक्ट एंड इज अलाउड टू राइज अलॉन्ग द फेसेस कलेक्टिंग हीट फ्रॉम फ्रेशली एक्सपोज रॉक एट द फेसेस। तो ये एसेंशनल वेंटिलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन इज देखो आपका जो है 126, रिल स्टॉपिंग मेथड इज़ अ फॉर्म ऑफ। तो रिल स्टॉपिंग मेथड जो है एक ओवर हैंड स्टॉपिंग मेथड है, इसको ये ओवर हैंड स्टॉपिंग मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज 127, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन अंडरग्राउंड मेटलिफेरस माइनिंग मेथड। तो अंडरग्राउंड मेटलिफेरस लॉन्ग माइनिंग मेथड कौन सा इसमें से नहीं है? श्रिंकेज स्टॉपिंग है, जोरा रेज मेथड, अलीमार्क रेज क्लाइंबर। तो लॉन्ग वॉल माइनिंग जो मेथड है ये आपका मेटलिफेरस माइनिंग मेथड नहीं है, ठीक है, अंडरग्राउंड में। आओ नेक्स्ट देखो, इन ए ड्रम होइस्टिंग सिस्टम थ्रू अ वर्टिकुलर शाफ्ट ओवर वाइंडिंग इज प्रिवेंटेड बाय। ओवर वाइंडिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं ड्रम होइस्टिंग सिस्टम में वर्टिकल शाफ्ट के थ्रू, डिटैचिंग हुक की मदद से हम ओवर वाइंडिंग को रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टैंडर्ड वायर रोप इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो स्ट्रेंथ है स्टैंडर्ड वायर रोप का वो प्रोपोर्शनल है किसके? डायमीटर ऑफ रोप। ये एग्जाम वहाँ दिया है आंसर की में।
और स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ रोप ये हमें लग रहा है होना चाहिए। एंड व्हाट वी थॉट कि स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ रोप होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड वायर रोप इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ रोप। इसको स्टार लगाते हैं, इसको बताइएगा क्या होगा, आपको क्या लग रहा है। चलो आ जाओ 130 पे। इन माइंस इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड इन विच यूनिट। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, इल्यूमिनेशन को लक्स से ही मेजर करेंगे ना, यही यूनिट है इसका। आ जाओ नेक्स्ट देखो, बैंडेड आयरन फॉर्मेशन, फिर से क्वेश्चन आया बैंडेड आयरन फॉर्मेशन से, आर फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट्स इंक्लूडिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। दे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग जियोलॉजिकल पीरियड। किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, ये प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब ये हाइड्रोजियोलॉजी से क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने बहुत बढ़िया था इसको एक्सप्लेन किया था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर वाटर वेल्स। तो वाटर वेल्स के लिए क्या बहुत ज़्यादा बेस्ट सूटेड करेगा यहाँ पे, एक्विक्लूड, नो, एक्यूफ्यूज, एक्यूफर, एक्यूटार्ड। अब यहाँ पे मैं पूरा बताऊंगी तो नहीं कि क्या होता है, बस ये जानो कि हाँ वाटर वेल्स का अगर बात हुआ है तो एक्यूफर आना है। ठीक है, अच्छा एक लाइन में बताना चाहूँ तो एक्यूफर क्या होता है। एक्यूफर का मतलब ये होता है कि देखो ये अंडरग्राउंड जो लेयर है उसमें आपका पोरस रॉक्स होते हैं, ठीक है, परमेबल रॉक्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो वाटर को स्टोर करते हैं। और ग्राउंड वाटर में पानी कैसे आता है, इसी तरीके से आता है ना, वो स्टोर करते हैं। तो ग्राउंड वाटर जो आपका पानी है वो सॉइल तक पहुंचा देते हैं। एक्यूफर यानी कि आप जब लगा लेते हो वाटर वेल्स या फिर ट्यूबवेल्स लगाते हो, पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता है, तो यहाँ पे स्टोर है तभी तो ऊपर आ रहा है ना, दैट इज़ वॉट एक्यूफर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 133, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर पोरोसिटी। अब पोरोसिटी के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पे क्या सही है। द ओरिजिनल इंटरस्टिक्स आर क्रिएटेड बाय जियोलॉजिकल process governing the geological formation. The secondary intersticts are created after the rocks was formed. Fractures and solution opening are example of secondary porosity. All of the above option are. तो सारा ही आपका सही हो जाएगा पोरोसिटी के मामले में। बात करेंगे डर्सी लॉ क्या होता है। द फ्लो रेट थ्रो पोरस मीडिया इज प्रोपोर्शनल टू द हेड लॉस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ फ्लो पाथ। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज। तो डर्सी लॉ क्या होता है पहले ही जान लो। डर्सी लॉ को हम क्या बोलते हैं, डर्सी लॉ कहता है कि जो डिस्चार्ज रेट है Q ये प्रोपोर्शनल है ग्रेडियंट के, अर्थात हाइड्रोलिक हेड और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये देखो डिस्चार्ज रेट आपका Q है, तो डिस्चार्ज रेट जो है ये प्रोपोर्शनल है आपका ग्रेडियंट हाइड्रोलिक हेड और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है डर्सी लॉ का, और यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। तो पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी आर सेम। तो देखो ब्रो, पोरोसिटी और परमेबिलिटी सेम कहाँ से हो गए, पोरोसिटी इज़ डिफरेंट चीज़ और परमेबिलिटी तो डिफरेंट है। तो बिल्कुल देखो, दो परमेबिलिटी का काम है कि फ्लूइड को ट्रांसमिट करना, बिल्कुल यहाँ पे सही दिया है। परमेबिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल परमेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ओनली, बढ़िया। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, पोरोसिटी डिफरेंट है, परमेबिलिटी डिफरेंट है। इसको मैंने आपको बताया था जब हाइड्रोजियोलॉजी क्लास लिया था, तब सारा ही बताया था मैंने, पोरोसिटी, परमेबिलिटी और ट्रांसिविटी सब कुछ बताया था मैंने। 136 देखेंगे, विच इज़ द एसिड इग्नियस रॉक्स। एसिड इग्नियस रॉक्स क्या है इसमें से, तो आपका जो एसिड इग्नियस रॉक्स है उसमें आपका बेसाल्ट आ जाएगा, इसमें ग्रेनाइट, रायोलाइट आ जाएगा, रायोलाइट। ठीक है, तो ये आपका ग्रेनाइट दिया हुआ, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, तो एसिड इग्नियस रॉक्स में क्या होता है, इग्नियस रॉक्स तो होता है जिसमें आपका सिलिका की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है और केमिकल कंपोजिशन जो है 63% होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे 137 देखो, कॉलमनर जॉइंट्स इज फाउंड इन। कॉलमनर जॉइंट्स जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, गैब्रो। तो कॉलमनर जॉइंट्स की जब हम बात करते हैं तो ये एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये कहाँ पे, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको देखने को मिलता है। इग्नियस रॉक्स में यानी कि बेसाल्ट में देखने को मिलता है, उसके बाद फिर एंडेसाइट ये सब में मिलेगा आपको फोनोलाइट, और सेडिमेंट्री रॉक्स में आपका क्ले सैंडस्टोन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो कॉलमनर जॉइंट्स है ज़्यादातर आपको इग्नियस रॉक्स में, यहाँ पे बेसाल्ट में देखने को मिलेगा, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। 138 में कहता है सेडिमेंट दैट हैज़ लार्ज ग्रेन साइज, और ये जो साइज है ना ये भी आपको उस वाले बुक में मिल जाएगा आपको, NK दास की माइनस ऑफ एलिमेंट टेक्नोलॉजी, मैंने जो बताया था आपको उसमें, तो चार्ट दिया हुआ उसमें दिया हुआ पेबल्स, ग्रैन्यूल, कॉब, सेल्ट। ठीक है, तो सेडिमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ लार्जेस्ट साइज, तो कॉब है इसका लार्जेस्ट ग्रेन साइज हो जाएगा 64 से 256 mm। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, मेटामॉर्फिक इक्विवेलेंट ऑफ लाइमस्टोन इज। तो मेटामॉर्फिक इक्विवेलेंट बोल रहा है लाइमस्टोन का, क्या हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, द लाइन ऑफ मैक्सिमम कार्वेचर इन अ फोल्ड। तो जो मैक्सिमम कार्वेचर होता है फोल्ड में उसको हम हिंज लाइन बोलते हैं। ठीक है, हिंज बोलते हैं इसको, बहुत समझाया था। चलो आगे देखो,
इन अ बेल्ट कन्वेयर सिस्टम फंक्शन ऑफ स्नब पुली इज टू। स्नब पुली के बारे में पूछ रहा है कि बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में स्नब पुली का मेन काम क्या होता है। तो क्या होता है मेन काम कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है बेल्ट का ड्राइव ड्रम से, वो क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट इज 142 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉमनली यूज्ड रूफ सपोर्ट इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रूफ सपोर्ट जो अंडरग्राउंड कोल माइंस में जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं रूफ सपोर्ट में, वो क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रॉप, ड्रैग लाइन, BWE या लोड होल्डम। तो हाइड्रोलिक प्रॉप हम इसको यूज़ करते हैं रूफ सपोर्ट में, सबको पता होगा। चलो नेक्स्ट देखो 143, रूफ बोल्टिंग इज टेक्निक यूज्ड इन माइंस टू। तो रूफ बोल्टिंग हम टेक्निक यूज़ करते हैं माइंस में, किस लिए, ताकि जो माइन रूफ है उसको हम रीइंफोर्स कर सकें। ठीक है, इसीलिए तो यूज़ करते हैं। चलो आगे बढ़ो 144, रोप यूज फॉर वाइंडिंग पर्पजेज। तो ऐसा रोप जो हम वाइंडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं उसको लैंग स्ले टाइप बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। माइन सब्सिडेंस रिफर्स टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, माइन सब्सिडेंस से क्वेश्चन था। देखो, कोलैप्स और सिंकिंग ऑफ द ग्राउंड सरफेस अबव अ माइन, इसी को हम बोलते हैं माइन सब्सिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करेक्शन अप्लाइड टू लीनियर मेजरमेंट बाय टेप। अब ये सर्वेइंग का क्वेश्चन है, तो करेक्शन अप्लाइड यहाँ बोल रहा है कि लीनियर मेजरमेंट जब हम टेप से करते हैं तो क्या करेक्शन हम अप्लाइड करेंगे। स्लोप करेक्शन इन ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, स्लोप करेक्शन जो है हमेशा निगेटिव रहेगा, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेंथ ऑफ इंजीनियर्स चेन, अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि इंजीनियर्स चेन की बात कर रहा है। तो हम आपको जब सर्विंग पढ़ा रहे थे तब आपको बताया था कि देखो मीटर चेन होता है, मीटर चेन, ठीक है, इंजीनियरिंग चेन, गुंटर्स चेन और रेवेन्यू चेन। ठीक है, सबका लेंथ डिफरेंट होता है, लिंक्स डिफरेंट होते हैं। तो लेंथ बताया था मैंने आपको, लेंथ क्या बताया था, मीटर चेन का बोला था मैंने आपको 20 मीटर से या फिर 30 मीटर हो सकता है। इंजीनियरिंग चेन का मैंने 100 फीट बताया था, गुंटर्स चेन का 66 फीट और रेवेन्यू चेन का 33 फीट बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, इंजीनियर्स चेन पूछा है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 100 फीट। ठीक है, याद करने की वाली बात थी, अगर याद होता तो कर लेते आप। आई नो कि सबको कर ही लिए होंगे ज़्यादातर जो सर्वेइंग पढ़े होंगे थोड़ा सा भी। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नॉट यूज्ड टू सेट आउट अ राइट एंगल ऑफ टू चेन लाइन इज़। अच्छा, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि हम सेट नहीं करते राइट एंगल चेन लाइन बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आपका ओपन क्रॉस स्टाफ हो गया, इसको हम यूज़ करते हैं, सेट आउट करते हैं ऑफ सेट मतलब राइट एंगल बनाने के लिए। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, एडजस्टमेंट क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, ये सब हम यूज़ करते हैं। लेवलिंग स्टाफ जो है इसको हम यूज़ नहीं करते हैं राइट एंगल बनाने के लिए, मतलब चेन लाइन पे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आओ नेक्स्ट देखो, द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन विथ मैग्नेटिक बियरिंग S28 डिग्री 30 ईस्ट एंड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन दिया हुआ है 7 डिग्री 30 वेस्ट इज़। ट्रू बियरिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने का देखो फॉर्मूला क्या है कि अगर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ये जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो है अगर ये ईस्ट में होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे वेस्ट में दिया है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम 28 + 7 डिग्री इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 36 पता नहीं क्यों से 36 दिया हुआ है, ट्रू बियरिंग 35 आएगा। ठीक है, चलो लास्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ द स्टेशन ऑक्युपाइड बाय द प्लेन टेबल बाय मीन्स ऑफ साइड टेकन टुवर्ड नोन पॉइंट्स, लोकेशन ऑफ विच हैव बीन प्लॉटेड इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम प्लॉटेड पोजीशन को डिटरमाइन कर सकें स्टेशन का, वो प्लेन टेबल से ऑक्युपाई किया गया है बाय मीन्स ऑफ साइड टेकन टुवर्ड्स नोन पॉइंट, लोकेशन ऑफ विच हैव बीन प्लॉटेड इज कॉल्ड। तो किस मेथड से जो है हम साइट को देखेंगे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस मेथड को हम क्या बोलते हैं। तो इस मेथड को हम रिसेक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका सर्वेइंग का ही क्वेश्चन है, तो सर्वेइंग क्वेश्चन का अच्छा खासा क्वेश्चन दिया सर्वेइंग का। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस। ओके, अभी आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए माइनिंग के। ठीक है, 150 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। ठीक है, तो ऐसे 30 मार्क खान भी हैं जो कह रहे हैं कि मैम देखो क्वेश्चन आपका पेपर जो है वो 450 मार्क्स का है, राइट। तो 450 मार्क्स का है तो अब ऐसा थोड़ी है कि 400+ आप ले आओगे, है ना। अब कुछ लोग कमेंट में ये भी बोल रहे हैं कि मैम मेरा जो है 395 है, क्या मेरा हो जाएगा। अब आप ही बताओ मैं वहाँ पर क्या ही कमेंट का रिप्लाई करूँ। 395 है तो मतलब कौन से पैरेलल यूनिवर्स में ये हो रहा है, ये नंबर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे 450 मार्क्स है। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं मैम मेरा 420 है, क्या मेरा होगा, नहीं होगा ऑब्वियसली,
कहाँ से आया, मतलब तुम सेंस नहीं है, तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो 420 ला रहे हो तुम 450 में, उसके बाद भी तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मतलब मेरा होगा कि नहीं। तो इससे इसका मतलब है कि आप मजाक कर रहे हो, है ना। देखो मजाक अलग लेवल का करो, वहाँ पे करो जहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। हर जगह सही नहीं होता है। अब मैं पोलिंग कराई हूँ तो उसमें कुछ लोग जो है 400+ वाले पे भी क्लिक कर दिए हैं। जब उनसे बाद में पता चला तो उन्होंने बोला कि मैम मैं नंबर को चेक करने के लिए दिया हूँ, मैं तो एग्ज़ाम दिया ही नहीं हूँ, मैं नंबर चेक करने के लिए देखना चाह रहा था कि कितना कट ऑफ जा रहा है ये वो। अगर कट ऑफ कितना भी जा रहा हो लेकिन आप 400+ पे थोड़ी क्लिक कर दोगे तो ये चीज़ होता है। तो देखो मुझे पता है कि उठाने कितने वाला है, तो वो 250 से लेके जो है 295, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मतलब बच्चे हैं वो इतने के बीच में ही लेके आए हैं, मुझे पता है। और फिर हम ऊपर जाएंगे, ऑब्वियसली 300 के प्लस ही आया है कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने 385+ भी लेके आए हैं। तो ये तो मैं मान सकती हूँ 385। तो ये हो सकता है कि 350 से आपका 390 तक कट ऑफ जा सकता है माइनिंग वालों का, ठीक है। इतना जा सकता है निगेटिव मार्किंग वगैरह काउंट करने के बाद भी। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो फाइनल रिजल्ट जब आता है तब तक हम वेट करते हैं। हालांकि इतना हो सकता है 350 से 390 के बीच में इतना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो चलो फिर आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फालतू कमेंट मत करना कि मेरा इतना है, मेरा हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अभी रिजल्ट का वेट करो। जितने भी ये कमेंट करने वाले हैं कि मेरा इतना आ रहा है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, सीरियस हो जाइए थोड़ा सा। और अगर आप दूसरों को मज़ा मत लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने दिया एग्ज़ाम तब आप बताओ, बस चेक करने के लिए नहीं यहाँ करना है। चलो ठीक है, आज के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं तो फिर स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे जल्दी से। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।